नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर ही अचानक कहीं मंडल बच गया या टूटने लग गया, बल्कि दो टुकड़ों में बंटने लग गया। इसकी कल्पना तो मोदी ने नहीं की होगी। मोदी जो जोड़ने लगे थे, निकले हुए थे, वह टूटने लग गए अचानक। तमिलनाडु में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन हुआ क्या? अंजाम इनको आउट कर दिया तमिलनाडु से पूरी तरह से। और जो गठबंधन में एडीएमके थी, एडीएमके ने भी इन्हें बाइकआउट कर दिया। दूसरी चीज, एडीएमके और डीएमके के अंदर सुबह से खबरें चल रही थी कि गठबंधन होकर सरकार बनाएगी। एडीएमके की तरफ से स्टालिन ने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता ने टीवीके को दिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है, वही सरकार बनाए, उन्हें बनाने देना चाहिए और उन्हें 6 महीने तक कोई परेशान नहीं करना चाहिए। और जो संविधान के तौर पर है, वह चीजें संविधान के तौर पर ही चलनी चाहिए। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन एक बहुत अहम खबर और भी आ रही है जो पश्चिम बंगाल से, जो बड़ी चौंकाने वाली है। ममता बनर्जी का बयान एक ऐसे वक्त में आया जब बिहार के अंदर कैबिनेट विस्तार चल रहा था। मोदी और शाह बिहार के अंदर थे और नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाए मोदी जी, हाथ खींच लिए और नीतीश कुमार ने मोदी का कंधा हिलाया। लेकिन नीतीश को पूरी तरह से निपटा दिया मोदी ने। अब जेडीयू को ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन एक जगह कब्जा कर रहे हैं और दूसरी जगह कब्जे से लोग निकल करके भाग गए। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को एक हिंट दी थी कि एडीएमके के कुछ लोग बैठक कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 30 एमएलए तकरीबन एडीएमके छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन दो टुकड़ों में बंट गया। अब भाजपा की वजह से एडीएमके कहीं का नहीं रहा, पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। अब एडीएमके के जो विधायक चुन करके आए थे 47, और 47 में से अगर 30 टूट जाते हैं तो उनकी सहजता नहीं जाती है, क्योंकि 50% से अधिक हुआ हो जाते हैं और बचते हैं फिर 17 अगर बचते हैं तो वह 17 भी रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी? वह भी किसी दल में चले जाएंगे। ऐसे में एडीएमके का अंत तमिलनाडु में हो गया। जिस विजय को सरकार बनाने से रोका जा रहा था और कांग्रेस ने साथ दिया था, बहुत साजिश के तहत दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा था और राज्यपाल को आदेशित किया जा रहा था कि पहले बोलिए, बहुमत जुटा लेंगे, उसके बाद ही सरकार। और राज्यपाल ने वैसा ही किया, संविधान को कुचल दिया तमिलनाडु के राज्यपाल ने। संविधान यह कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसे निमंत्रण दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा बुला करके कहा जाता है कि आप सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। और 6 और 7 नहीं, 5 नहीं, उसके पास 50 भी एमएलए अगर कम है या सांसद कम है तो उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप फ्लोर टेस्ट पास कीजिए सरकार बना करके। लोकसभा या विधानसभा के अंदर जाकर के उसे फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ता है, अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। ऐसे में तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु के राज्यपाल से जब विजय थलपति मिले और विजय थलपति ने जब उन्हें थमाया यह लिस्ट की 113 विधायकों का, तो वह कहते हैं कि पहले 5 विधायक और लेके आइए, 118 के बहुमत का आंकड़ा पहले आप बताइए। विजय थलपति आज फिर गए मिलने के लिए
जब यह मीडिया में कयास लगाया जा रहा था कि डीएमके और ये डीएमके मिलकर के सरकार बनाएगी और कांग्रेस डीएमके से निकल करके टीबीके को समर्थन दे दी कि संविधान को बचाना है, सरकार तो बनाना है, सिर्फ सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों की सरकार ना बने, संविधान की रक्षा करने वाले की सरकार के लिए हम कुछ भी करेंगे। और वर्षों का नाता जो था, डीएमके के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन 5 ही विधायक थे, लेकिन जाकर के बिना शर्त दी कि सिर्फ सांप्रदायिकता वाले लोगों के साथ आपको नहीं जाना है, बिना किसी शर्त के आपको समर्थन दे रहा हूं, कोई मंत्री पद भी नहीं चाहिए, संविधान को बचाने के लिए। विजय 113 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के जाते हैं और कहते हैं राज्यपाल को कि मैं हासिल कर लूंगा, मैं बहुमत साबित करूंगा, लेकिन राज्यपाल कहते नहीं, आप नहीं कर सकते, पहले लेकर के आइए। आज फिर विजय गए तो फिर राज्यपाल यही कर रहे हैं, हाँ हाँ मैं आपको निमंत्रण देता हूं, लेकिन पहले 118 लोगों की सूची लेकर के आइए। यह किसने अधिकार दिया राज्यपाल को कहने का कि पहले 118 लेके आइए, उसके बाद ही आप सरकार बना सकते हैं? किसने दिया राज्यपाल को यह हक? किसने दिया? क्या संविधान ने यह हक दिया? संविधान में यह लिखा हुआ है या किसी कानून में लिखा हुआ है कि 118 की सूची जब आएगी तभी आप सरकार बनाने देंगे? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोई महत्व नहीं, तमिलनाडु के जनादेश का कोई मतलब नहीं, राज्यपाल फैसला करेगा, तमिलनाडु की जनता का कोई फैसला नहीं है। सारे कयासों को दरकिनार करते हुए स्टालिन ने आकर के बयान दिया, कहा कि तमिलनाडु की जनता ने टीबीके विजय थलपति को अपना समर्थन दिया, चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है, संवैधानिक तौर पर उन्हें सरकार बनाने देना चाहिए। उन्होंने सारे कयासों को खत्म करते हुए कहा कि उन्हें सरकार बनाने देना चाहिए और एक अच्छी सरकार बनाए। और उनसे यह मैं कहना चाहूंगा कि जो तमिलनाडु की संस्कृति को लेकर या तमिलनाडु के हर एक लोगों के लिए जो स्कीमें लागू की गई थी, उन स्कीम को बंद न करें, उन्हें वह लाभ मिलता रहे और 6 महीने का तक उन्हें परेशान न किया जाए, यानी कि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। ऐसा होता है कि 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का वक्त दिया जाता है कि आप भाई 2 हफ्ते में या 6 महीने के अंदर, आप बहुत ज्यादा अगर रहता है डिफरेंस तो आप 2 हफ्ते के अंदर साबित कीजिए, या बहुत कम है तो चलिए 6 महीने का वक्त ले लीजिए, आप साबित कीजिए। यह चीजें चलती हैं, लेकिन राज्यपाल ने बिल्कुल सरकार ही नहीं बनाने दे रहे, बोल रहे नहीं आप बना ही नहीं सकते, पहले लेकर के आइए। अब ऐसे में ये डीएमके का अस्तित्व तो खत्म हो गया और यह हो गया कि अब इससे यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह सरकार ना बनाए, और भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि एडीएमके के साथ मिलकर के बनाए, और वह एडीएमके के साथ जाने को तैयार नहीं। ऐसे में एडीएमके के 30 लोग टूट रहे हैं, वह एनडीए छोड़ रहे हैं, एडीएमके छोड़ रहे हैं कि इनके वजह से मैं अपनी राजनीतिक कैरियर तो नहीं खत्म कर सकता। क्यों खत्म करूं राजनीतिक कैरियर? ऐसे में अब दांव उल्टा पड़ गया, एनडीए के ही 2 फार होने लगे और स्टालिन ने ऐलान कर दिया। अब क्या राज्यपाल महोदय कहेंगे कि नहीं भैया सरकार तो नहीं बनेगी, आप फिर से चुनाव होगा? अगर ऐसा हुआ, ऐसा करने की कोशिश भी की गई, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पूरा विपक्ष मुक्त हो जाए। अगर तमिलनाडु के अंदर 234 सीटें हैं तो 230 सीटें कहीं ना विजय लेकर के आ जाए, फिर सबकी हवा खत्म हो जाएगी, या विपक्ष बचे ही ना। तमिलनाडु की जनता यह कर सकती है अगर भाजपा को आउट करना। कांग्रेस ने 1 सेकंड नहीं लगाया विजय थलपति को समर्थन देने में। विजय थलपति चाहते थे कि कांग्रेस उनके साथ आए और 5 ही है, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत तैयारी कर ली, उनको दे दी समर्थन कि चलाइए आप सरकार, हम आपके साथ हैं, संविधान बचाइए। और इधर राज्यपाल उंगली कर रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते। यह बहुत चिंताजनक है। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि डीएमके
जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, डीएमके के सांसदों को अब तोड़ने का एक नायाब कोशिश मोदी और शाह के द्वारा किया जा रहा है। मोदी और शाह बहुत षड्यंत्र के तहत कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के सांसदों को डीएमके के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा आम आदमी पार्टी के पंजाब की सरकार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं और भाजपा की सरकार पर। जिस व्यक्ति को पंजाब की जनता ने मात्र 2 विधायक चुन कर दिया, वह व्यक्ति 2 विधायक पर 7 राज्यसभा सांसद बैठे हुए हैं उसके राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी से तोड़कर, और जिस व्यक्ति के पास 2 विधायक हैं वह सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बहुत जल्द भाजपा की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आएंगे। यह संविधान का गला घोटने वाली नीति है जिस पर मोदी सरकार चलती है। अब दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी सारे सबूतों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और चुनाव आयोग का काला चिट्ठा खोल रही है, खेल उल्टा ही पड़ने लगा, एकदम पूरी तरह से उल्टा पड़ने लगा। मोदी शाह के लिए संकट इस बात की अब आ रही है कि एक तरफ एनडीए के 30 एमएलए इस्तीफा देने को उधर तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों 30 ने फैसला कर लिया है कि हम इस्तीफा देंगे एनडीए से और एडीएमके से, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी यह जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वह इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। यह अब तक की सबसे ब्रेकिंग खबरें हैं। पहला केस होगा ऐसा कोई कि क्षेत्रीय पार्टी इतनी तंग आ गई है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट में जा रही है। अपने देश के कोर्ट से उसे उम्मीद नहीं है इंसाफ का। ममता बनर्जी ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग के कारनामे और ममता बनर्जी के बयान और नरेंद्र मोदी की यह षड्यंत्र विदेशी अखबारों में भर गए हैं और टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग चल रहा है कि एक 10 लाख मुस्लिम के नाम काट कर और नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता है हिंदू के नाम पर। और चुनाव आयोग के कारनामे की एक तरफा चुनाव करा रहा है चुनाव आयोग, और भारी मात्रा में ईवीएम बदल दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए। इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है, वहां की मीडिया जो चला रही है कुछ सोर्स तो पाई होगी, कुछ सबूत भी पाए होंगे, तभी वह चला रही है। क्या रहा? अब ममता बनर्जी क्या इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती है? हां, जब देश में इंसाफ न मिले और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद न हो और पूरी तरह से लोकतंत्र को हड़पने की कोशिश की जा रही है तो जा सकती है, लेकिन इन्हें बहुत भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी और बड़े वकील को रखना पड़ेगा जो इंटरनेशनल मुद्दों को लड़ता है। ऐसे में उसमें 5, 7, 10 नहीं, कई जजेज की बेंच होती है, वह एक लंबी बेंच होती है जिसमें बहुत फास्ट सुनवाई होती है और जल्द फैसले आते हैं। उस वहां के फैसले को कोई बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। पूरे विश्व के किसी भी देश का मैटर हो, इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। ऐसे में मोदी, शाह और चुनाव आयोग का क्या हो? अगर ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट में जीत जाती है तो फिर मोदी, शाह और ज्ञानेश की भी साख खत्म हो जाएगी और न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और अगर ममता बनर्जी चुनाव अब वहां केस हार जाती है, एविडेंस नहीं दे पाती है, तो फिर देश की बदनामी बहुत होगी।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी छल कपट वाली पार्टी है। ममता बनर्जी अकेले जाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के अगर जाता है, सबूत तो बहुत काफी है इंडिया गठबंधन के पास, जो चुनाव आयोग को कटघरे में डाल सकता है और चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। फिर चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज इंटरनेशनल कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ जाएगा और उसे पूरी दुनिया देखेगी। अभी सिर्फ भारत में दिखाने की बात चल रही है कि आप दिखाइए, और नहीं दिखाया तो इंसाफ के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में अगर पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर चला गया तो सोचिए कि इस देश को कहां से कहां मोदी और शाह ने पहुंचा दिया कि हमारे देश का मामला, हमें अपने न्यायपालिका पर इंसाफ का उम्मीद नहीं रहा, चुनाव आयोग पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ रहा है अगर, तो यह बहुत शर्म से डूब मरने वाले। तो फिर मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। जिस तरह एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और विपक्ष के काटे जा रहे हैं, इस बात से प्रमाणित होता है कि विपक्ष उतने वोट से हारता है जितना वहां पर एसआईआर के तहत वोट काटे गए हैं। हार और जीत का अंतर चुनाव में उससे कम होता है। यानी कि साफ बात है कि विपक्ष के वोट चुन चुन के काटे जा रहे हैं, करोड़ों वोट। ऐसे में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में अब मोदी और शाह बिहार में आज हैं और बिहार में कैबिनेट का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है। जो नीतीश कुमार खोए खोए से थे, नीतीश कुमार भी स्टेज पे रहे, और जो निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, यह कह रहे थे कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। यानी कि नीतीश कुमार को जो मक्खी की तरह निकाल करके चाय से फेंक दिया गया सीएम की कुर्सी से, तो निशांत कुमार नाराज थे और डिप्टी सीएम नहीं बने, हुआ मान मनोबल हुआ, नहीं बने। आज उस निशांत कुमार को कैबिनेट का शपथ दिला दिया गया। हालांकि कोई विधायक और एमएलसी भी नहीं है, लेकिन एमएलसी की सीट खाली हुई है, लड़ लेंगे, हो जाएंगे एमएलसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब निशांत कुमार यह कह रहे थे कि हम नहीं होंगे, डिप्टी सीएम नहीं बने, तो फिर वह कैबिनेट मंत्री क्यों बने? क्या मोदी शाह ने शिकंजा कस दिया है कि बन जाइए वरना जेल के अंदर जाने के लिए तैयार बैठिए, आप छटकने की, इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर किसी को अपने शिकंजे में ले रही, बहुत खतरनाक है यह। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में नहीं, तोड़ फोड़ और वोट चोर में ज्यादा इत्तेफाक रखती है। यह साबित हो चुका है और साफ दिख रहा है। यह पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी एक हो गई है, जो इस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जो चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन किस तरह इसे अपनाता है और क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि इंडिया गठबंधन गुस्से में तो है, लेकिन वह गुस्सा किसी काम का नहीं। अगर उस इंडिया गठबंधन के पास, ममता बनर्जी भी अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रही है, अब सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत बुरी तरह से उन्हें फंसाया जा रहा है। पहली चीज की शारदा स्कैम मामले में भी वह घोटाले के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के, उनकी पत्नी भी हैं, और अब शुभेंदु अधिकारी ने दुश्मनी मोड़ ले लिया। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए का निधन जो हुआ है वह अभिषेक बनर्जी ने मारा है। गजब का लीला है भैया। चुनाव हारते क्या क्या प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। अब आप इसे यह जरूर कह सकते हैं कि बंगाल को गुजरात बना दिया गया है। गुजरात भी इसी पैटर्न पर है। वहां
विपक्ष के लिए स्थान नहीं है। या तो भाजपा में हो जाओ और या तो फिर घर में चुपचाप बैठ जाओ। फुदकने की कोशिश करोगे तो खत्म कर दिए जाओगे। और जो 4 मई से जो उत्पात चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर और अभी तक लगातार चलता जा रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और यह बहुत चिंताजनक है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, जो डरा भी रहा है और कोई धमका भी रहा है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन की शुरुआत टुकड़ों में बंटने की हो चली है। नीतीश खत्म हो रहे हैं तो नायडू को भी संकेत है और एडीएमके टूट रही है 2 टुकड़ों में, एनडीए छोड़ रही है। 30 एमएलए इस्तीफा अगर देने का फैसला कर लिए हैं तो बाकियों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश और संकेत है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, इस्तीफा देने लायक भी नहीं बचोगे। इसे सोच लो। यानी कि विजय थलपति की सरकार टीवीके की बनेगी तमिलनाडु में, और नहीं बनी तो भाजपा पूरी तरह से उखड़ कर आउट हो जाएगी तमिलनाडु से, फिर प्रधानमंत्री चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन चुनौतियां अब बढ़ने लगी हैं। और डीएमके पर जो आरोप लग रहे थे वह डीएमके ने आकर के साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी मैं सरकार बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं और विजय थलपति के टीवीके को सरकार बनाने देना चाहिए संवैधानिक तौर पर। और राज्यपाल कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उन्हें रोक कर। और यह सब मोदी और शाह का रिमोट बोल रहा है, तमिलनाडु के राज्यपाल नहीं, क्योंकि न कानून है ऐसा कोई और न संविधान है। 6 महीने तक का वक्त दिया जाता है फ्लोर टेस्ट करने के लिए, जो बहुत बड़ी गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।